गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत एक्सरसाइज 1 भारत आकार और स्थिति को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत की आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत के सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी स्थिति क्या है? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिससे जैसा कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें भारत के बारे में दिया गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों को हम विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। अब चलिए हम भारत के बारे में थोड़ा सा जान लें। हम जानते हैं कि भारत हमारा देश है और इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा रहा है, विश्व में भी है और भारत का वैसे भी महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो हम यहाँ रहते हैं, यहाँ की संस्कृति जो है पूरे विश्व में जानी जाती है। यहाँ 5 दशकों में भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, मतलब पहले के मुकाबले। यहाँ कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में कृषि वगैरह की जाती है। प्राचीन काल में तो भारत में जितने भी गांव थे उसमें आपको 90% यह गांव का इलाका ही कहलाता था। अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि शहर की तरफ मुड़ गए हैं। तो भारत एक विशाल देश है। इसको हम कैसे समझेंगे? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो एशिया महादेश है, वो सबसे बड़ा है। उसके अंतर्गत भारत आता है। भारत उसमें क्या है? सबसे विशाल देश है और उसमें लगभग 130 करोड़ की आबादी अभी है, जिसमें कि इसका मुख्य भाग यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर दक्षांश में है तथा 68 डिग्री 7 इसके पूर्व से है और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। और जो कर्क रेखा होती है ये क्या करती है? तो 23 डिग्री 30 उत्तर देश को यह लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब समान भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह पर अरब सागर में स्थित है। हम इसे मैप की सहायता से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बिंदु दिया गया है जिसको हम समझते हैं। जैसे कि आपसे भी पूछा जा रहा है कि क्या आप इसे जानते हैं कि भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, ऐसा इसमें इसलिए लिखा गया क्योंकि अब यह जब 2004 में हमारे यहाँ सुनामी आई थी भारत में, तो ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। मतलब अब जो है यह इंदिरा पॉइंट हमें नहीं दिखता, लेकिन हम इसे जान सकते हैं और इसे ध्यान में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2004 में सुनामी के बाद यह पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, मतलब पानी के भीतर चला गया, इसलिए हम इसे अब नहीं देख सकते हैं। अब चलिए भारत के आकार के बारे में जानें कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, 1 या 2 नंबर में आपके जो प्रश्न उत्तर होंगे उसमें ये क्वेश्चन आएंगे कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। तो जानने योग्य बात क्या है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 32.8। आप इसको याद रख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि चित्र 1.2 में दिया गया। चलिए हम अभी समझेंगे इसे। भारत जो है विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा यानी कि जो जमीनी भूभाग है वो कितना है? तो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। और समुद्री तट रेखा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो है ये 7.516.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। चलिए तो हम एक बार इस मैप को समझते हैं। ये भारत और विश्व का मैप है जो कि दिया गया है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर अमेरिका दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप महादेश। आप देख सकते हैं कि ये एशिया महादेश है और ये हमारा भारत राज्य हो गया, ये भारत हमारा देश हो गया।
तो हम मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एशिया जो है वो सबसे बड़ा महादेश है। उसके सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया। ये बार बार आपको क्वेश्चन में भी पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन सा महादेश है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एशिया। मैप देखकर भी समझ सकते हैं। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे आपको अंटार्कटिक दिख रहा होगा जो कि यहाँ स्थित है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे और समझते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा है। संकरा का मतलब नैरो यानी कि छोटा है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे भारत के बारे में बताया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, तो भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। आपको ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है, तो नवीनतम पर्वत कौन सा है, वलित पर्वत है। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री जो है अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा यानी कि नैरो होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको 1-2 बार पूछ सकता है कि भारत के पूर्व में क्या है, तो अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और पश्चिम में अरब सागर है। चलिए चित्र 1.3 में दिखाया गया है। 1.3 में आगे चित्र है, वो हम देख के समझेंगे कि उसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। चलिए एक बार देख के समझ लेते हैं। ये यहाँ दिया गया है कि विस्तार मानक एक चित्र है यहाँ पे, जिसमें कि ऊपर भी लिखा गया है। इस लाइन को बताया जा रहा है कि 1.3 में अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है वो लगभग 30 डिग्री। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है वो 30 डिग्री में दिया गया है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ जैसे कि दिया जा रहा है गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो यहाँ दिए गए हैं। ये आपको जीके के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो भूगोल में पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन अलग से ये जीके के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। हमेशा पूछा जाता रहता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। अब यहाँ पे आगे चलिए बढ़ते हैं। दिया गया है कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मान्य या उत्तर माना जाता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जब आपके प्रश्न उत्तर में हम देखेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत ये सारे आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर है और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उसके बाद है यहाँ पे दिया गया है, एक डाटा दिया जा रहा है जो कि यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफी ईयर बुक है। ये विश्व के 7 बड़े देश है, जिसमें कि आप देखिए यहाँ हमारा भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है और ये रूस है। हम देख सकते हैं भारत को भी, बाकी अन्य देश को भी, जो आंकड़े के हिसाब से दिए गए हैं प्रतिवर्ष 10 लाख किलोमीटर के हिसाब से ये चलते रहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को यहाँ जैसे कि हम पिछले में बताया गया था, वही यहाँ दिया गया क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक या उत्तर रेखा क्यों माना जाता है। चलिए अभी मैंने बताया है आपको, और यहाँ दिया भी गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक या उत्तर माना जाता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ मिल गया। और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि क्या होती है, तो ये भी यहाँ दिया गया है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं भारत और विश्व के बारे में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य एशिया में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। चलिए हम महासागरों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक महासागर उसका हिंद महासागर क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वैसे भी हमारा भारत देश जो है एशिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार केंद्र है और हिंद महासागर जो कि इसकी पश्चिमी यूरोपीय देशीय और पूर्वी यूरोपीय देशों को मिलाए रखता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसीलिए इस महासागर को हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। दक्षिण का पठार हिंद
महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पर्वत जो है वो ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। और जो यहाँ पे कुछ ऐसे पठार हैं दक्षिण में जो कि हिंद महासागर में शीर्षवत फैले हुए हैं, वो हमें आसानी से दिखते हैं, जो कि पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश के साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हैं। इसीलिए इस महासागर को हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ जानने योग्य दिया गया है कि सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो है 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। इसका अर्थ यह है कि पहले जो व्यापार व्यवसाय किया जाता था उसमें बहुत ज़्यादा घूम कर जाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा समय भी लगता था, लेकिन जब 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया तो उसके कारण जो है भारत और यूरोप में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब दूरी कम हो गई तो समय भी कम हो गया और सामान वगैरह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने लगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह पूछे जाएंगे कि स्वेज नहर खुलने से हमें क्या क्या लाभ हुआ और इसके बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी भारत और यूरोप में कम हो गई। तो आप इसे याद रखेंगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैप दिखाया जा रहा है जो कि हम देखकर समझते हैं कि भारत विस्तार का मानक रेखा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और उसके बाद चलिए ऊपर यहाँ पे दिया गया है भारत की मानक याम उत्तर रेखा, जिसके बारे में हमने अभी तुरंत पढ़ा है। ये रही बंगाल की खाड़ी, ये है म्यांमार, ये बांग्लादेश और ये भूटान है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की किलोमीटर 2933 किलोमीटर की दूरी पे ये रहा चीन, जो कि एशिया के अंतर्गत ही आता है। ये रहा पाकिस्तान और यहाँ से जो दूरी है वो 82 डिग्री 30 के आसपास तक फैली गई है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इस मैप को समझने के बाद। अब यहाँ है भारत। यहाँ पे एक और मतलब मैप दिया गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग था। चलिए इसको समझते हैं कि पहले जो भारत से व्यापार व्यवसाय किया जाता था वो पूरे यूरोप को किस तरीके से जोड़ती थी। ये रहा हमारा भारत जो कि आपको दिख भी रहा होगा। ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है और ये म्यांमार, थाईलैंड। ज़्यादातर जो यूरोप के मार्ग जुड़े हुए थे वो मुंबई के तट से जुड़े थे, वहाँ से ही सामान ले जाया और लाया जाता था, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मुंबई में सूरत में यहाँ पे आपको काले कलर से जो लाइन दिख रही है वो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। और अभी जो हमने स्वेज नहर के बारे में जाना वो यहाँ है। इस नहर के खुल जाने से लगभग भारत में, यूरोप में और भारत में, इनमें स्वेज नहर के खुल जाने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो हम इस मैप को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि जब स्वेज नहर खुल गया तो आसानी से व्यापार व्यवसाय किया जाने लगा। और भी बहुत सारे इसमें देश है कि मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, ये टर्की है, सीरिया है, जापान, टोक्यो है और ये यहाँ से यहाँ तक जो भारत को 2 भागों में बांट रही है ये कर्क रेखा है। और यहाँ पे वायु मार्ग से भी व्यापार किया जाता था। यहाँ दिया गया है वायु मार्ग और समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग के बारे में तो हमने जान लिया कि यहाँ से व्यापार बड़े बड़े जलोपोत के द्वारा किया था। वायु मार्ग की सुविधा भी उस समय आरंभ हो गई थी। हवाई जहाज से एक जगह से दूसरे स्थान पर माल पहुँचाए और लाए जाते थे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तर पर्वतों के दर्रों में अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रही थी। यहाँ पर जितने भी राजा आए थे वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा धनी थे, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जिस समय भारत में व्यापार के लिए दूर दूर यूरोप देश से कई लोग आया करते, जैसे पुर्तगाली, डच और भी बहुत सारे। हम जानते हैं कि हाल में ही जैसे कि 18वीं सदी से लेकर और 19वीं सेंचुरी तक हमारे यहाँ अंग्रेजी लोगों ने कितने समय तक शासन किया। उनका शासनकाल काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा। उसके अलावा मुगलों ने भी यहाँ आकर आक्रमण किया। उन सब का एक ही उद्देश्य था, यहाँ पर आकर यहाँ के सामानों को ले जाना और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो भारत प्रारंभ में शुरू से ही आकर्षक का केंद्र रहा है और यहाँ पे बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी, अंग्रेजी, मुग़ल काफ़ी ज़्यादा लोग आकर यहाँ रहे और काफ़ी समय तक व्यापार व्यवसाय किए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार उपनिषद, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में
ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। हमारे देश यानी कि भारत में कोई एक चीज़ नहीं रही जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते रहें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण विदेशी हमारे यहाँ आकर्षित होते थे और यहाँ आकर रहते भी थे काफ़ी समय तक। जिस समय भारत की खोज की गई थी उस समय तक भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कई बार यहाँ आए। खोज की ही वजह से यहाँ भारतीय राजाओं के साथ ही बहुत सारे लेखक और बहुत सारे चित्रकार, बहुत सारे ज्ञानी यहाँ रहे और भारत ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी किया, जैसे कि हम जानते हैं दशमलव प्रणाली के बारे में। उसके बाद हमारी यहाँ पे प्राचीन पुस्तकें रामायण, महाभारत, इन सब और पंचतंत्र की कहानियाँ, इन सब में भारत को जानने का मौका अवश्य मिलता है। उसकी प्राचीन इतिहास को भी हम आसानी से जान सकते हैं। यहाँ की स्थापत्य कला नमूने जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ की कुतुब मीनार या ताजमहल या बहुत सारी ऐसी मंदिर और मस्जिद है जिस पर बहुत सुंदर सुंदर आकृति उकेरी गई है, वो सभी हम लोग आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विवरण किया है। यहाँ की गुंबद के बारे में, यहाँ की मीनार, यहाँ के महलों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की है। चलिए अब आगे जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महादेश है, उसके अंतर्गत भारत आता है। भारत एक महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है? क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिया है जिसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटे राज्य कौन से थे, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनके सीमाएं और पाकिस्तान से मिलती हैं। इस तरह के अन्य शेष वर्ग भी बनाइए। चलिए आप लोग इसको खुद करने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं इसे अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है कि क्या आप जानते हैं सन 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्त से किया जाता था। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा समझते हैं। जब अंग्रेजी सरकार हमारे यहाँ 18वीं सदी में आ चुकी थी तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, 18वीं से 19वीं शताब्दी तक 100 वर्षों से ऊपर अंग्रेजी सरकार ने हमारे यहाँ शासन किया। उस समय भारत को केवल उसने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन कभी भी उन्होंने भारत के फ़ायदे में काम नहीं किया। तो जिस समय हमें 1947 जिस समय हमें आज़ादी नहीं मिली थी उस समय पूरी तरीके से भारत अंग्रेजी रियासत पे चलता था। तो उस समय अंग्रेजी सरकार ने भारत को 2 भागों में बांट दिया था, 2 राज्य बनाए थे, एक प्रांत था, दूसरा रियासत था। अब एक ऐसा होता था जिसमें अंग्रेजी सरकार केवल अपने फ़ायदे के लिए रखती थी, दूसरी ऐसी रियासत होती थी जो भारतीयों के लिए थी। तो जो वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, जिनमें उन्हें लाभ हो, तो उसको उन्होंने प्रांत में बांट रखा था और रियासत जो है वो भारतीय सरकार के लिए रखा गया था। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भारत और पड़ोसी देश हैं उनके, जहाँ पे इनका चित्र दिया है। कुछ कुछ पड़ोसी देश के नाम तो आप लोग भी जानते होंगे, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। चलिए अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भारत और पड़ोसी देश दिया हुआ है, ये है भारत का मैप। मैप को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर 6 से 7 बार मैप को देखेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसे कि ये रहा भारत, पूरी तरीके से आप भी इसे 5 से 6 बार देखें और ध्यान रखें। ये रहा इसका कर्क रेखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्य हैं। यहाँ पे झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, थाईलैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा नीचे भी महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उसके बाद कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, केरल है और यहाँ भारत से अलग हटकर छोटा सा देश श्रीलंका है। चलिए हम इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अरब का सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है।
आपको याद होने चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। यहाँ पे दिया भी गया है कि दक्षिण में समुद्र के पास हमारे कौन से 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं, तो श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जो कि पाक जल संधि। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में दिया गया है छोटा सा समुद्री रास्ता, इसका नाम पाक जल संधि है। इसको हमेशा याद रखें क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं और पाक संधि लिखा है तो वो पाकिस्तान और भारत के बीच की जल संधि समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के समुद्री को द्वीप को कहा जाता है और भारत और पाकिस्तान का अलग है, वो रेड क्लिफ लाइन है। चलिए तो आगे समझते हैं। यहाँ पे मन्नार की भी खाड़ी है, मालदीव है, दक्षिण द्वीप समूह और दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में यानी कि मैप में एशिया में मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। हम जानते भी हैं कि भारत हमारा देश है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सबसे अलग है श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर उसके अन्य जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत उन सबसे अलग है, अलग दिखता भी है। और चलिए इसको हम पढ़ के जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लिखा है। कि आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो कि देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। चलिए, हमारे स्कूल में तो बच्चों को समझाया ही जाता है विद्यालय में कि कैसे बच्चे मतलब भारत देश के बारे में जाने, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुस्तक में नहीं भी दी जाती हैं। शिक्षा का काम है कि बच्चों को अच्छे से समझाना और भारत के बारे में बताना, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक, भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। क्योंकि बच्चे अगर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को नहीं जानेंगे तो भारत को नहीं भी समझ पाएंगे। अगर हमें भारत जानते हैं कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन उसके लिए और सम्मान तब बढ़ेगा जब हम इसके इतिहास को जानेंगे, इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और प्राचीन काल में भारत कैसा था और अभी कैसा है, मतलब उसमें कितना विकास हुआ है शुरू से लेकर अभी तक। तो हम आसानी से जान सकते, तब हमारे मन में भारत के लिए और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ जाएगा। चलिए, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। चलिए, तो अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।